आज हम सोल्व करने वाले हैं यूपी बोर्ड के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए हैं। आइए देखें। पहला क्वेश्चन है कि दिया है एचसीएफ 99 इंटू 153 इक्वल टू कितना 9। तो एलसीएम कितना है, यानी इन दोनों नंबर का हमें क्या बताना है, एलसीएम। इसका मतलब ये है कि ये दोनों नंबर हमको गिवन है, तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना है 9। तो एलसीएम बताएंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा होगा, क्या कि पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इक्वल टू कितना एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, तो अभी हमें दोनों नंबर गिवन है, तो इनकी वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे कि 99 इंटू 153 इक्वल टू कितना, एलसीएम हमें निकालना है और एचसीएफ कितना दे रखा 9। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो 9 से 99 कितना 11 बार कट गया। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1683। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो इसका राइट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखें कि एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। तो थैले से अचानक कोई एक बॉल निकाली जाती है, तो उसके नीली होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें कि नीली होने की प्रायिकता क्या होगी। तो लाल गेंद कितनी है हमारे पास, लाल गेंद है 3 और नीली गेंद कितनी है, नीली गेंद है हमारे पास 2। तो कुल गेंद कितनी हो गई, कुल गेंद हो गई 5। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू यानी टोटल आउटकम। तो टोटल्स कितने हैं हमारे पास 5। और जो हमें निकालने हैं, किसके निकालने हैं, नीली गेंद के होने की। तो नीली गेंद कितनी है हमारे पास, नीली गेंद है 2। तो हम 2 ऊपर लगा देंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, p इक्वल टू 2/5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग निकालना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या करना, हमें पहले माध्यक वर्ग निकालना। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए पहले हमें निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन की संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमें इंटरवल दे रखा है यानी 0 to 4, 4 to 8 और 8 to 12 और 12 to 16 और 16 to 20। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1, 5, 8, 6, 3। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए यानी संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं, ये वैल्यू तो ऐसी लिखी जाती है और इसको हम इसमें ऐड करेंगे और यहां लिखेंगे 5 और 1 6, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 3 कितना हो गया 23। तो ये हमने निकाल लिया कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको निकालने के बाद हमें वैल्यू निकालनी है यानी कैपिटल एन। तो कैपिटल एन क्या होता है, जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है यानी बारंबारता होती है, हम उसको ऐड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमने अभी ऐड भी किया, तो ये कितना हो गया 23। फिर हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, n/2। तो n/2 जब हम इसको आधा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11.5। अब जो हमने n/2 की वैल्यू निकाली है, इसको ये देखें कि ये किस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के इंटरवल में आएगी। तो 11.5 यानी 6 से तो बड़ा है और 20 से कम है, तो यानी ये किस इंटरवल के बीच में आएगी, इसके। और इसका वर्ग अंतराल क्या है 8 से 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या 8 से 12। निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा, यानी ये कोई टेबल दी हुई है, डाटा दिया हुआ है, इसका हमें बताना बहुलक वर्ग। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक का मतलब होता है कि किसी डाटा में कोई नंबर कितनी बार रिपीटेशन हुआ, यानी उस नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी है। जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी यानी वही बहुलक होगा। तो हमें यह देखना है कि 0 से 10 के बीच का कोई डाटा, तो उसका रिपीटेशन कितना है 11 टाइम्स, इसका रिपीटेशन कितना है 21 टाइम्स, इसका रिपीटेशन 23। तो यानी ये फ्रीक्वेंसी है यानी बारंबारता। तो हमें देखना सबसे ज्यादा बारंबारता किस इंटरवल की रिपीट हुई है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता है 23। तो इसका बहुलक यानी इसका इंटरवल कौन सा है 20 से 30। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 से 30। क्वेश्चन नंबर 5, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर यानी शीर्ष यानी हेड आने की प्रायिकता बतानी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कभी कभी इसमें शीर्ष पूछ लेगा, कभी हेड पूछ लेगा। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल इवेंट्स। तो एक सिक्के में कितने इवेंट्स होते हैं टोटल, एक हेड होगा एक टेल होगा, यानी इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो टोटल इवेंट हम लिखेंगे नीचे, किसके आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हेड। तो एक कॉइन में हेड कितने होते हैं, एक ही तो होता है ना।
तो हेड ऊपर रख देंगे हम, तो ये हेड की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। अगर हमसे टेल की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो टेल की प्रोबेबिलिटी भी कितनी आएगी, यानी टोटल इवेंट्स कितने होंगे 2, और टेल कितने होते हैं 1। हेड की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और टेल की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों को बताइए। यानी संख्या 144 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम इसको सिंपल मेथड से इसके क्या कर लेते हैं, फैक्टर। तो 2 से काटेंगे कितनी बार, 7 बार, और 2 2 जा 4, 2 से करिया तो 2 3 जा 6, फिर 2 से काटा, फिर 2 से काटा 9 बार, फिर इसको 3 से काटा 3, फिर 3 से काटा 1 बार। तो इसके फैक्टर कितने आए, इसके फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। यानी इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और इसे कितना लिख सकते हैं 3 की पावर 2। यानी ये इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की संख्या 54 और 36 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, कि जो ऐसा फैक्टर कि जो इन दोनों संख्याओं को कट कर दे, दोनों संख्याओं को डिविजिबल करे। ठीक है, तो या तो हम क्या करें 54 के फैक्टर ले लें, तो उसके फैक्टर करें, फिर 336 के फैक्टर करें, और उन दोनों फैक्टर में ये देख लें कि कौन सा फैक्टर कॉमन है, या तो उससे कर लें। अन्यथा जो ऑप्शन है तो हम ऑप्शन से इसको करके देखते हैं। अगर ऑप्शन से देखते हैं हम 9 से इसको काट देते, 9 से 54 तो कट जाएगा। अगर हम 9 से 336 को काटेंगे तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से देखते हैं, 3 से इसको काटेंगे, दोनों नंबर कट जाएंगे। 6 से दोनों कटेंगे, लेकिन अब ये दोनों ऑप्शन आ गए। अब इन दोनों ऑप्शन में हमें ये देखना है कि हाईएस्ट बड़ा, यानी दोनों में बड़ा कौन होगा। तो हम देखते हैं 54 और 6 से फिनिश हो जाएगा, और 6 से कौन, ये 336 भी पूरा पूरा चला जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 8, बिंदु 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी, यानी इस बिंदु की हमें एक्स अक्ष से दूरी बतानी है। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले क्या करते हैं, हम इसको डिनोटेट कर लेते हैं। ये क्या होता है एक्स अक्ष, और ये क्या होता है वाई, और इसको एक्स डैश और ये वाई डैश। तो एक्स एक्सिस पे कितना 1 2 3, और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी है 1 2 3 और 4। तो यानी ये पॉइंट कहां पहुंचेगा, ये पॉइंट होगा यहाँ 3,4। ठीक है, अब हमें बतानी है एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो एक्स एक्सिस ये है, तो यानी यहां से डिस्टेंस बतानी है हमें, तो यहां से ये डिस्टेंस बतानी है ये कितनी होगी। तो इस डिस्टेंस को हम किसके पैरेलल काउंट करेंगे, इस डिस्टेंस को काउंट करते हैं हम कि ये बाई एक्सिस पर कितना चला है। तो देखते हैं हम ये बाई एक्सिस पर कितना चला है 4, यानी एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी इसकी, एक्स अक्ष से दूरी हो जाएगी इसकी 4 इकाई यानी यूनिट। अगर क्वेश्चन पूछ लेता बाई अक्ष से दूरी क्या होगी इस क्वेश्चन में, तो अब हमें बाई अक्ष से काउंट करना है, यानी ये कितने दूर है। तो बाई अक्ष से हम ये इधर को चलेंगे, तो ये डिस्टेंस किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस पर कितने चले हम, यहाँ ओरिजिन से चले हम 3 यूनिट। तो यानी बाई अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, बाई अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, बाई अक्ष से दूरी हो जाएगी हमारी 3 इकाई। और इसी क्वेश्चन में या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, नहीं तो क्वेश्चन पूछेगा कि भुज कितना होगा और कोटि क्या होगी। तो जो एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है इसे कहते हैं हम भुज, और ये क्या होता है कोटि। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट है तो ये भुज होगा, और ये पॉइंट है तो कोटि। अब इन दोनों में हम देखें तो इसको क्या कहेंगे हम, यानी जो एक्स एक्सिस से दूरी होती है तो इसको हम कोटि कहते हैं, और जो बाई एक्सिस से दूरी होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, भुज। तो ये 4 तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, द्विघात समीकरण 3x² + 5x + 3 = 0 के मूल हैं। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें ये बताना है कि इसके मूल कैसे होंगे। तो मूल को यानी मूल का नेचर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका विविक्तन निकाल लेते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए पहले इस इक्वेशन की हम कंपैरिजन कर देते हैं किससे, ax² + bx + c = 0। यानी a की वैल्यू कितनी हो गई 3, और b की वैल्यू कितनी हो गई 5, और c की वैल्यू हो गई 3। यानी डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, d = b² - के 4ac।
ये वैल्यू यहां लगाओ, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू कितनी है 3। इसको सोल्व करो, 5 का स्क्वायर 25, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। ठीक है, इसको हमने सोल्व करा तो ये आया माइनस का 11, डी की वैल्यू आ गई माइनस के 11। लेकिन इसका नेचर क्या होता है, नेचर हम देखते हैं, अगर डी की वैल्यू लेस देन होती है 0 से तो इसके मूल होते हैं, यानी वास्तविक नहीं होते, इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। अगर डी की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू बराबर होती है 0 के, तो मूल वास्तविक होंगे यानी रियल होंगे और बराबर होंगे। ठीक, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन आ जाती है 0 से तो रूट इसके वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे यानी अलग अलग होंगे। तो हमारे क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आई है, डी इक्वल टू आया माइनस के 11, जो क्या है 0 से छोटा। तो 0 से छोटे होने पर मूल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, यानी समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 2 और x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 2, यानी इसको सोल्व करना है, x और y की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी जा सकते हैं, यानी जो ऑप्शन में वैल्यू दे रखी है वो इक्वेशन में पुट करके देख लो, अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं तो वो ऑप्शन सही होगा। अगर इस तरीके से नहीं करना, इक्वेशन सिंपल है तो आप इनको डायरेक्ट कॉलम मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो कॉलम मेथड से सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर क्या होगा, बाई से बाई फिनिश हो जाएगा, तो इधर कितना हो गया 2x, 2x इक्वल टू कितना हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। और ये x की वैल्यू आप कोई सी भी इक्वेशन में लगा दीजिए। x की वैल्यू अगर हम यहाँ लगाते हैं तो x की वैल्यू यहाँ लगाने पर 2 प्लस बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, यानी बाई इक्वल टू कितना होगा 2 माइनस 2, बाई बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। देख लें कौन सा ऑप्शन ठीक है, x बराबर 2 और y बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः, यानी दो संख्याओं का योगफल दे रखा है 8 और अंतर दे रखा है 2, तो संख्याएं बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या करें, ऑप्शन से कर लें। तो यानी ये दोनों संख्या ही तो है जो उसने ऊपर बोला है, यानी दो संख्याओं का योगफल तो 8 होना चाहिए और अंतर यानी घटाने पर कितना आना चाहिए 2। तो हम यहाँ देखते हैं, यानी इन दोनों संख्याओं को जोड़ा 6 to 8, ठीक है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 6 में से 2 गया 4, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। 5 और 3 8 और दोनों का डिफरेंस लेते हैं 2, तो यही तो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि उन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए 8 और घटाने पर कितना आना चाहिए 2, तो यानी ये ऑप्शन मैच कर रहा है। आगे चेक कर लेते हैं, 7 और 1 8 तो होगा, यानी सम तो 8 आ रहा है, लेकिन सबट्रैक्ट करने पर 6 आएगा, तो यानी ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 3 आएगा, जबकि कितना आना चाहिए 8, तो यानी ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। समांतर श्रेणी 10,7,4 का 20वां पद होगा, यानी इस सीरीज का हमें क्या करना है, 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद निकालने के लिए एक क्वेश्चन कितना दे रखा है 10, हमें क्या निकालना पड़ेगा डी। तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे टर्म में से क्या करते हैं, पहला टर्म सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कितना आएगा -3, और हमें निकालना है 20वां पद, यानी T20 हमें निकालना है, कितना आएगा। और हम जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है कि Tn इक्वल टू कितना a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। ये सारी वैल्यू क्या करेंगे, हम इसमें पुट कर देंगे। a की वैल्यू कितनी हो गई 10 प्लस, यानी 20वां पद निकालना, तो n की वैल्यू 20 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है -3, तो 10 और ये कितना हो गया यहाँ से 19 माइनस 3, तो 10 माइनस के 57 इक्वल टू कितना आ जाएगा -47, तो ये हो गया 20वां टर्म कितना -47। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 13, यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी ये कोई सर्किल है जिसकी त्रिज्या कितनी है
5 सेंटीमीटर, उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, यानी इसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, ये 13 सेंटीमीटर दूर एक कोई बिंदु है ए, बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, और इस बिंदु से हमें एक स्पर्श रेखा खींचनी है सर्किल को, जो टच करते हुए जाएगी। ठीक है, तो इस रेखा की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। इस पॉइंट को हमने मान लिया P। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है, यानी जब सर्किल को कोई स्पर्श रेखा टच करके जाती है और जहां रेडियस मिलती है तो वहां एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री बन गया, और 90 डिग्री एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, यानी इसको क्या कहते हैं हम, हाइपोटेनियस। जब ये हाइपोटेनियस हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, ये किसका काम करेगा, लंब का। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए इसका केंद्र हमने मान लिया O, यानी कर्ण का स्क्वायर, यानी AO का स्क्वायर इक्वल टू कितना, यानी लंब का स्क्वायर यानी PO का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी AP का स्क्वायर। और हमें वैल्यू जो निकालनी है, यानी स्पर्श करने वाली रेखा की लंबाई निकालनी है, यानी AP की वैल्यू हमें निकालनी है। तो AO की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 13, यानी 13 का स्क्वायर इक्वल टू PO यानी 5 का स्क्वायर इक्वल टू, यानी सॉरी प्लस AP का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 169। इसको हम इधर लेकर आए कितना, 25 इक्वल टू कितना, AP का स्क्वायर। तो इसको सबट्रैक्ट करेंगे कितना बनेगा, 144 इक्वल टू AP का स्क्वायर। और हम यहाँ से AP कितना निकालेंगे, यानी अंडर रूट 144, तो AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, यानी जो स्पर्श करने वाली रेखा है उसकी लंबाई कितनी आ गई, 12। तो ऑप्शन कौन सा, डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया है, तो प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यानी मान के चलो कि एक क्यूब ये है जिसकी भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और एक क्यूब ये है, इन दोनों को मिला के रख दिया तो दोनों की भुजा इसकी भी 7 है, इसकी भी 7। हम ये देखते हैं कि टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो टोटल लंबाई होगी 14, लेकिन लंबाई तो उतनी रही और ब्रेथ कितनी, यानी लंबाई तो होगी 14 और ब्रेथ कितनी हो गई इसकी 7, और हाइट कितनी हो गई इसकी 7। हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे, तो 2 यानी LB तो 14 सत्ते 98 प्लस BH कितना हो जाएगा 49, और HL कितना हो जाएगा फिर से 98। जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी इसको हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 245। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना आ गया 490 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, त्रिज्या यानी 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो हमें क्या निकालनी है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, यानी चाप की लंबाई इक्वल टू कितना, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, जो वैल्यू हमें गिवन है वो वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी दे रखी है हमको 21। इसको सोल्व कर लो, 7 से काटेंगे इसको 3 बार, 1 0 से 1 0 गया, 3 से काटा 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6, इसको 3 से काटा कितनी बार गया 4, और इसको सोल्व कर लेते हैं कितना आ गया 44/4, और 4 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार गया 11 बार। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, यदि tan थीटा इक्वल टू कितना a/b, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन b sin थीटा प्लस a cos थीटा। यानी इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी tan की फॉर्म नजर नहीं आ रही, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम cos थीटा से डिवाइडेड कर देते हैं। तो cos थीटा से डिवाइडेड करने पर कितना बनेगा b, यानी cos से इसको डिवाइडेड करा तो कितना बन गया b tan थीटा माइनस, तो cos से cos फिनिश यहाँ क्या बचेगा a,
अपॉन बी, ये कितना हो जाएगा टेन थीटा प्लस ए, क्योंकि कोस से कोस फिनिश हो गया जब हमने इसको कोस से डिवाइडेड करा, और टेन थीटा की हमें वैल्यू गिवन है कितना, ए अपॉन बी, तो बी इंटू टेन थीटा की वैल्यू यहां लगाई तो ए अपॉन बी माइनस ए अपॉन कितना बी इंटू ए अपॉन बी, और ये कितना प्लस ए, तो ये बी से बी फिनिश, यहाँ बी से बी फिनिश, तो यहाँ कितना बचा ए माइनस ए अपॉन कितना ए प्लस ए, यानी ए से ए फिनिश, तो ये कितना आ गया 0.2a, 0.2a मतलब 0, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, इसमें कितना गिवन है कि 3 कोट ए इक्वल टू कितना 4, और हमें वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, सेक ए की, तो यहां से पहले कोट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोट ए बराबर कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है, तो 4/3 का मतलब इसको हम ट्राइंगल पर शो कर लेते हैं, तो यानी कोट गिवन है हमको, यानी हम जानते क्या कि लाल बटे के ए, हमें किसकी वैल्यू यानी वैल्यू किसकी गिवन है कोट की, तो ये किसकी होती है साइन कोस टेन, और कोट के लिए क्या करते हैं हम नीचे से रीड करते हैं, तो कितना हो जाएगा आधार अपॉन लंब, यानी आधार अपॉन लंब, तो ये वैल्यू किसकी हो गई आधार की, तो आधार कितना हो गया 4/3, और इसका हमें हाइपोटेनियस निकालना, तो ये कितना आएगा यानी 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना 16 प्लस 9 यानी 25, और 25 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 5, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है सेक ए की, तो सेक ए बराबर क्या होगा, तो सेक के लिए साइन होता है कोस, तो कोस का उल्टा क्या होता है सेक, यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है हमारे पास 5 और आधार कितना है 4, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5/4, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, गिवन है कि साइन 2a इक्वल टू √3/2, तो हमें किसका मान निकालना है a का, तो हम ये देखें कि ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो ये इधर कितना है साइन 2a, तो हम ये देखें कि ये साइन में किसकी वैल्यू होगी √3/2, यानी साइन 60 की, और साइन से साइन फिनिश होता है तो एंगल की कंपैरिजन एंगल से होगी, तो 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी 19, यानी 2 cos थीटा इक्वल टू कितना है 1, और वैल्यू किसकी निकालनी है हमें थीटा की, तो इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, cos 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी 2 को हमने इधर अपॉन में लेके गए तो कितना हो गया 1/2, अब ये देख लो कि ये cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है cos 3 थीटा इक्वल टू कितना, यानी ये cos में होती है 60 की वैल्यू, तो ये cos 60 की वैल्यू त्रिकोणमिति रेशियो से त्रिकोणमिति रेशियो गया, तो एंगल की कंपैरिजन एंगल से, तो 3 थीटा इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री अपॉन 3, यानी 20 बार फिनिश, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री, यानी राइट आंसर कौन सा ऑप्शन बी। नंबर 20, दिए गए चित्र में यानी एक ट्राइंगल है एबीसी के आधार बीसी के समांतर, यानी ये आधार है, आधार बीसी के समांतर एक लाइन है PQ, यानी रेखाखंड PQ खींचा गया है, यदि PQ रेशियो BC, यानी PQ और BC का रेशियो दे रखा हमें कितना 1:3, ठीक है, लेकिन हमने एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है समरूपता, ठीक है कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी यानी अगर दो ट्राइंगल समरूप हैं, जैसे हमने देखा कि इसमें ट्राइंगल क्या ये APQ, इसी के जैसा समरूप ट्राइंगल है कौन ABC, यदि दो ट्राइंगल समरूप होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है बराबर होता है, जैसे इसका रेशियो AP अपॉन क्या AB बराबर होगा AQ अपॉन AC के, और इक्वल टू PQ अपॉन BC के, और हमें जो रेशियो निकालना वो निकालना है AP और BP का रेशियो निकालना है। इस रेशियो को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम AP का रेशियो लेके चलेंगे, और ये रेशियो हमें गिवन है कि BQ रेशियो BC, यानी PQ रेशियो BC, तो PQ रेशियो BC का मतलब है 1/3, ये रेशियो हमको दे रखा है, तो हम इसको इसके साथ ले लेते हैं कि AP अपॉन AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है, और हम यहां देखते हैं कि ये AB किसके बराबर है, AB इक्वल टू है किसके AP प्लस PB के, ठीक है, तो हम इसे इसमें रिप्लेस कर देते हैं,
एपी अपॉन क्या हो जाएगा, एपी प्लस पीवी इक्वल टू कितना 1/3। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3AP इक्वल टू एपी प्लस पीबी। और इसे सोल्व कर लेते हैं, एपी को इधर लेके आए तो कितना हो गया 2AP इक्वल टू पीवी, और एपी अपॉन पीवी और इक्वल टू कितना हो गया, ये इधर 1 और 2 इधर गया, तो इसका रेशियो कितना आ गया 1:2। तो यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट।